हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। देखिए भाई, बात ऐसी है, आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि विलियन चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट रह रहा है, वो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं ना कि भाई इस चैप्टर से अच्छों को डर लगता है। मैं गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर से आसान चैप्टर अभी तक जितने भी मैंने 3 चैप्टर पढ़ाए हैं, यही चैप्टर आपको सबसे आसान लगने वाला है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन बनेंगे, पूरा मॉड्यूल सॉल्व करा जाएगा, टेस्ट में भी अच्छे नंबर आएंगे यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो। देखो भाई, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए भाई, फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया। अब जरा देखो बेटा, यहां पर वैसे तो टॉपिक हमारा उष्मागति की चलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा भाई मैं। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को क्या करवाया था, स्थिर क्वाथी विलयन करवाए थे। ठीक है, स्थिर क्वाथी विलयन करवाए थे बेटा। ठीक है भाई, स्थिर क्वाथी विलयन करिए। अब जरा देखो बेटा, स्थिर क्वाथी विलयन 2 प्रकार के होते हैं और क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, इनमें से कौन सा हाई वेपर प्रेशर और लो क्वथनांक वाला यानी लो बॉइलिंग पॉइंट वाला होगा, या फिर इनमें से कौन सा। एक तरीके से क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा। ठीक है, बात एक ही होगी। ठीक है, तो भाई यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, सबसे पहले स्थिर क्वाथी विलयन जो मैंने कल आपको पढ़ाया था वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि एक छोटे से टॉपिक के लिए पूरा लेक्चर लेना तो मतलब सही नहीं लगता। अब यहां पर देखो भाई, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है बेटा, पहला जो प्रकार है वो होगा हमारे पास उच्च वाष्प दाब, उच्च वाष्प दाब, उच्च वाष्प दाब तथा निम्न क्वाथी या निम्न क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी विलयन। और दूसरे जो होंगे हमारे पास वो होंगे बेटा जी निम्न वाष्प दाब, निम्न वाष्प दाब, निम्न वाष्प दाब तथा उच्च क्वथनांक वाले, उच्च क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी विलयन। ठीक है बेटा, स्थिर क्वाथी विलयन। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा, मतलब क्वेश्चन इस तरह से बना होगा, इनमें से कौन सा उच्च वाष्प दाब तथा निम्न क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी विलयन को दर्शाता है। और फिर वो 4 विकल्प दे देगा। वो क्या कर देगा, 4 विकल्प दे देगा। फिर वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा निम्न वाष्प दाब तथा उच्च क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी विलयन को दर्शाता है, कौन सा युग्म, कौन सा पेयर। फिर वो क्या करेगा भाई, फिर वापस से वो आपको 4 विकल्प देगा, उनमें से एक करेक्ट आंसर होगा। पर भाइयों, उच्च वाष्प दाब तथा निम्न क्वथनांक वाले जो स्थिर क्वाथी विलयन होते हैं, उच्च वाष्प दाब, ये वास्तव में राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन होते हैं, अनादर्श विलयन। ठीक है, अनादर्श विलयन होते हैं। और भाई यहां पर हम कहेंगे कि ये कौन से होते हैं भाई, ये होते हैं जो राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक
विचलन दर्शाने वाले विलयन। आशा करता हूं कि भाई आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी स्थिर क्वाथी विलयनों के बारे में, और इनके एग्जाम्पल वही होंगे जो राउल्ट के नियम से बेटा जी धनात्मक विचलन दर्शाएंगे, और इसके बेटा जी वही एग्जाम्पल होंगे जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले होंगे। बस पूछने का तरीका अलग है। जैसे कभी कभी यह पूछा जाता है कि इनमें से राउल्ट के नियम में से कौन सा धनात्मक विचलन दर्शाता है, या तो वो ये पूछेगा, या पूछ सकता है कि राउल्ट के नियम से उच्च वाष्पदाब तथा निम्न क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी विलयन कौन से हैं। बस सिर्फ नाम का चेंज और कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई इसको प्लीज एक बार छाप लो, और इसके जो एग्जाम्पल मैंने लिखवाए थे, मैंने कहा था एनसीईआरटी से लिखने हैं, वो एनसीईआरटी से सारे एग्जाम्पल यहां पर छाप लेना। ठीक है, और आज हमें जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है ऊष्मागतिकी। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, छाप लिया भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जब मैं पीवाईक्यूज देख रहा था तो मुझे इसके क्वेश्चन वैसे कम मिले, लेकिन मुझे पढ़ाना फिर भी बनता था, क्योंकि अगर कोई टॉपिक बुक में दे रखा है या मॉड्यूल में दे रखा है तो हमें करना चाहिए। अब देखो भाई, बात करते हैं ऊष्मागतिकी। ठीक है, ऊष्मागतिकी, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं बेटा जी थर्मोडायनेमिक्स। आज का पूरा लेक्चर, हो सकता है अगला भी लेक्चर इसके सिर्फ परिचय में चला जाए। मैं आपको बता रहा हूं, जिस बच्चे को थर्मोडायनेमिक्स का परिचय पता है उसके 90% क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं, अगर सिर्फ परिचय पता है। आगे की कहानी तो बहुत अलग है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स बेटा जी दो शब्दों से मिलकर बना है, यहां पर भी बताऊंगा और यहां पर भी। एक होता है बेटा थर्मो का मतलब होता है बेटा जी हीट, और एक होता है बेटा जी डायनेमिक्स। ठीक है, जिसका मतलब होता है मोशन, यानी गति करना। ठीक है, यानी गति करना। अब थर्मोडायनेमिक्स का अर्थ क्या हुआ बेटा? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हुआ उष्मा की गति की। ठीक है, उष्मा की गति कैसे होती है, कहां से कहां चलती है, किसके भीतर से कहां निकल कर जाती है, ये सारी बातें जो है हम लोग उष्मा गतिकी में पढ़ते हैं। अब सबसे तो हम यहां पर भाई अगर हम बात करें उष्मागतिकी की, ठीक है, मैं यहां पर ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मैं यहां पर टाइम वेस्ट करूंगा और यहां से यहां तक लिखवाऊंगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें उष्मा की गति का अध्ययन करते हैं तथा किसी प्रक्रम के होने ना होने का अध्ययन करते हैं उसको उष्मागतिकी कहते हैं। मैं वो वाली बकवास कर ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है वहां से कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, मेन चीज क्या है कि इस दुनिया में सिस्टम क्या होता है, निकाय क्या होता है, निकाय क्या होता है। अब आप ये समझ के चलिएगा बेटा, इस दुनिया में ये पूरा एक यूनिवर्स है। ऐसे मान के चलना है कि ये पूरी दुनिया एक यूनिवर्स है, और जिस भी वस्तु पर आप ध्यान दे रहे हो, जैसे अभी आपका ध्यान स्क्रीन पर है या भाई फोन पे है या फिर लैपटॉप पे है, इसका मतलब है कि जो भी चीज पर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जिस पर भी आप ध्यान लगा रहे हो, आपके लिए वो एक निकाय है। क्या है जी? वो निकाय है, एक सिस्टम है। जैसे आप गली से जा रहे हो, ठीक है, अचानक आपको कोई दिखा, प्यार की राहों में, तो जिस पर हमारा ध्यान जाता है, जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए क्या बन जाता है? सिस्टम बन जाता है, निकाय बन जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए तुमने कोई गलती कर दी, ठीक है, अब पापा ने तुम्हें 2-4 लपेड़े लगाए और पापा तुम्हें समझा रहे हैं, कैसा कर रहा था तू वहां पे, बेइज्जती करवा दी मेरी, वो तो तुम्हारे अंकल ने देख लिया तू कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था किसी चीज को, तू मेरी बात सुन ले, नहीं तो तुझे फोड़ दूंगा, अगली बात तुम्हें सुनने का नहीं। तो अब क्या है, तुम पूरा फोकस अपनी पापा की बातों पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है पापा जी, पापा का खौफ अलग ही होता है भाई, है ना, चाहे किसी के पापा ना मारे, लेकिन पता है ना कि तुम कुछ गलत काम कर रहे हो और पापा आ गए, पता चल गया, तो बेटा भाई डर जो होता है वही बहुत है। तो जिस भी चीज के बारे में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा जी? सिस्टम कहते हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। एक पेन है, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है कि हमने इस पर ध्यान लगाया।
इसको छोड़कर बाकी दुनिया को हमने छोड़ दिया, पूरी दुनिया को हमने छोड़ दिया, हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। यार इसका कलर सिल्वर है, ऊपर से ये ब्लैक है, नीचे से ये ऐसा है, नुकीला सा है, यहां से भी ब्लैक है, इसका क्या काम होता होगा भाई? यार इससे ना बोर्ड पे लिखा जाता है, अच्छा इसमें मैग्नेट भी हुआ करे क्या? हाँ, जिसमें मैग्नेट भी होगा यहाँ पे चिपक जाया करे। तो मतलब हम जिस भी चीज के बारे में बात करेंगे, जिस पर भी फोकस करेंगे, हमारे लिए वो निकाय है, ठीक है, सिस्टम है। मैंने कहा भाई ये क्या है? हमने कहा भाई ये दूरभाष यंत्र है। मैंने कहा अच्छा, इसमें क्या करा करें भाई? वो ना टाइम भी बचावे, जो इंटरनेट भी चलावे, इसमें इंफॉर्मेशन भी देवे, और इसमें हम किसी से बात भी कर लिया करें हैं, ठीक है, घर भी बात कर लिया करें हैं, स्पेशल वाली तक भी बात कर लिया करें हैं। तो भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसमें हम गेम भी खेल लिया करें हैं, ठीक है। ओहो, इसमें तो भाई यूट्यूब की वीडियो भी बहुत बढ़िया है, ओहो पिक्चर देखनी हो भाई वो भी देख लो इसमें, भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है। अब हम सारी बातें इस पर ध्यान लगा रहे हैं, इस पर ध्यान लगा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? ये हमारे पास निकाय हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं, यो का है। ओ भाई रे, ये तो मॉड्यूल है, इसमें तो भाई साहब चैप्टर दे रखा है उष्मागति की रेडॉक्स और अभिक्रिया। इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत सारे, और इसमें अगर क्वेश्चन दे रखे हैं तो इसका मतलब हमें इनका अध्ययन करना चाहिए, तभी हमारा नीट में सिलेक्शन होएगा। तो हमारे लिए क्या हो गया बेटा? ये निकाय हो गया, ये सिस्टम हो गया, राइट, ये निकाय हो गया, ये सिस्टम हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि भाई दुनिया की हर वो चीज जिसको आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, ठीक है, जिस पर आप ध्यान लगाते हो, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा जी? सिस्टम या निकाय कहते हैं, ठीक है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिएगा मैंने पूरी दुनिया बनाई, मतलब मैं तो कौन होता हूं दुनिया बनाने वाला, सिर्फ दिखा रहा हूं कि ऐसे दुनिया होगी। दुनिया तो भाई साहब जगन्नाथ जी ने बना रखी है। भाई देखो, ये छोटे छोटे कण जो है वातावरण के कण है, ठीक है, ये क्या है बेटा? वातावरण के कण है। ये आपको दिख रहे होंगे, अब अज्यूम हो रहे होंगे आपको। अब आपको लग रहा है कि हाँ एक वातावरण सा दिखे तो है, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहां पर हमने एक पात्र लिया, यहां पर हमने क्या लिया? एक पात्र लिया, और ये जो पात्र है, देखिए भाई, आ जाओ आ जाओ। देखो भाई, ये क्या है? हमारे पास पात्र है बेटा, और इस पात्र में कोई लिक्विड भरा होगा। मान लो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? एक लिक्विड ले रखा है हमने, और मैं सच बताऊं ना, मैं बिल्कुल इसको ऐसे ऊपर तक ही भरूंगा। देखते रहना भी क्या समझा रहा हूं, भले ही आसान लगे, लेकिन इसका परिचय ही इंपॉर्टेंट है। जिसका परिचय अच्छा हो जाएगा उसकी ये पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा उसके लिए, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया हमारे पास बेटा? इस तरीके से एक हमने कुछ बर्तन ले रखा है, उस बर्तन में हमने कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि भाई ये जो आपके पास लिक्विड है, इसका तापमान कितना होगा? चलो विचार करते हैं। यार इसका तापमान कितना होता होगा? भाई मुकेश, इसका तापमान मुझे लग रहा है 25 डिग्री सेल्सियस है। इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, गर्म का तो कोई मजा नहीं आएगा, चिल्ड में ही मजा आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मुकेश और सुरेश जो है आपस में बात कर रहे हैं, तो क्या वो बात कर रहे हैं पुरेश की, अच्छा यार एक बात बता, ये 300 ml है या 650 ml वाला है? कह रहा यार इसका आयतन अभी मैंने नापा नहीं है, लेकिन गिलास में पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है, गिलास में पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि मुकेश और सुरेश पूरा ध्यान लगा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, इसके आयतन के बारे में बात कर रहे हैं, इसके ऊपर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के बारे में बात कर रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारी बातें कर सकते हैं वो। लेकिन अब हम जो इस पर बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये क्या हो गया बेटा? परिवेश, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? निकाय। ये हो गया हमारे पास निकाय।
जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सिस्टम, जिस पर भी हम ध्यान लगाते हैं वो हमारे पास क्या होता है बेटा, सिस्टम होता है। और ये यूनिवर्स, ये संसार जो है, ठीक है, दो चीजों से मिलकर बना होता है, सिस्टम और परिवेश। यानी एक वो चीज जिस पर आप ध्यान लगा रहे हो और एक वो चीज जो उसको छोड़कर बाहर की चीज है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि निकाय को चारों तरफ से किसने घेरा हुआ है, संसार के कौन से भाग ने घेरा हुआ है, परिवेश के भाग से घेरा हुआ है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे बेटा कि इसके इधर भी हमारे पास क्या हो गया, परिवेश, ठीक है, ऊपर भी क्या हो गया बेटा, परिवेश, और यहां पर भी क्या हो गया बेटा, परिवेश। परिवेश को इंग्लिश में कहते हैं सराउंडिंग, ठीक है, और भाई इधर हमारे पास क्या हो गया, परिवेश। अब क्या है भाई, परिवेश और निकाय को अलग करने के लिए एक डिवाइस का प्रयोग करते हैं हम, या एक वस्तु का प्रयोग करते हैं, या फिर एक ऑब्जेक्ट का कवर करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना भाई, वो वस्तु, वो चीज जो निकाय और परिवेश को अलग अलग करती हो, यानी जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती हो, उसको कहते हैं सीमाएं, या फिर कहते हैं बाउंड्रीज। क्या कहते हैं बेटा जी, सीमाएं या बाउंड्रीज। तो हमारे पास दो प्रकार की बाउंड्री होती है बेटा, एक होती है वास्तविक सीमाएं यानी रियल बाउंड्रीज, और एक होती है आभासी बाउंड्रीज यानी आभासी सीमाएं। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस हवा को, मतलब ये सराउंडिंग की हवा है, यहां पर एक गिलास की कांच की एक वो रखी हुई है, दीवार सी बनी हुई है, उसके भीतर पानी है। तो पानी और हवा को अलग करने वाली जो डिवाइस है, जो वस्तु है, वो क्या है, गिलास की दीवार है ना भाई, गिलास की वॉल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास सीमा कहलाएगी। सीमा मतलब वो वाली सीमा नहीं बेटा, वो सीमाएं वाली सीमा। कभी उसको सोच रहा हो कि सर हमारे मोहल्ले में भी रहे एक सीमा, वो सीमा नहीं है यो। और इनको हम कहते हैं बेटा जी क्या, वास्तविक सीमा। जिनको आंखों से देखा जा सकता हो उनको हम वास्तविक सीमा या सीमाएं कह लो आप, है ना। और देखो कहीं ना कहीं अगर आप इसकी ऊपर वाली लेयर को देखते हो, जल की ऊपर की लेयर को देखते हो, या तरल पदार्थ की ऊपर वाली लेयर को देखते हो, तो नीचे बेटा लिक्विड है, ऊपर गैस है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग सकता है कि यहां पर भी सिस्टम और सराउंडिंग अलग अलग हो रहे हैं, पर यहां पर हमें कुछ दिख नहीं रहा, यहां पर कोई बाउंड्री हमें दिख नहीं रही आंखों से। तो हम ऐसा आभास कर लेते हैं कि अच्छा यहां पर कोई ना कोई बाउंड्री पक्का होगी जिसने हवा को और पानी को अलग अलग करा होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं बेटा, आभास करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, आभासी सीमा। आभासी सीमा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग इमेजिनरी बाउंड्रीज, इमेजिनरी बाउंड्री। और ये क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास, रियल बाउंड्री। अब फटाफट बताइए भाई, क्या आप लोगों को निकाय, परिवेश, बाउंड्रीज के बारे में समझ में आ गया, यस और नो? क्या आप लोगों को निकाय, परिवेश, ठीक है, और भाई बाउंड्रीज के बारे में समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज इसका डायग्राम जरूर बनाइए, बिना डायग्राम के काम नहीं बनेगा। समझ में तभी आएगा जब सब्जेक्ट आपके अंदर भीतर उतरेगा। फटाफट करिए भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा यहां पर, ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर आगे का पार्ट क्या है। आगे का पार्ट है निकाय के प्रकार पढ़ना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कौन सा कथन सत्य है अथवा कौन सा कथन असत्य है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे बेटा निकायों के प्रकार, निकाय के प्रकार, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। बेटा जो निकाय होती है बेसिकली वो तीन प्रकार की होती है नॉर्मली, तो ठीक है, जो साधारणतः तीन प्रकार के हम पढ़ते हैं। सबसे पहली का नाम होता है बेटा खुली निकाय, खुली निकाय, और जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। अब इस बात को पहले समझना है, उसके बाद ही कुछ उतारना है। मान लीजिएगा
आपके घर पे, ठीक है, आपके घर पे एक बर्तन रखा हुआ है, ठीक है, उस बर्तन को मैंने ऊपर से खोला भी हुआ है, ओपन करा हुआ है, ठीक। और भाइयों ऐसा कुछ हुआ कि मान लीजिएगा हम, मतलब बच्चे लोग क्या कर रहे होते हैं, जैसे आप लोग भी जानते हो, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपका पबजी में बहुत ज्यादा ध्यान लग जाता है, पढ़ाई वढ़ाई तो तुम करते वैसे भी नहीं थे पहले, है ना, तो जब तुम्हारा पबजी में बहुत ज्यादा ध्यान लगता था, तुम लोग पबजी खेलते थे और कहते चल पोचिंग को भाई, पोचिंग को भाई, रिवाइव दे दे यार, रिवाइव दे दे भाई, पीछे से गोली मार दी साले ने यार, अच्छा ठीक है भाई, भाई थैंक यू, चल ठीक है आगे बढ़ भाई, भाई मैं गाड़ी लेके आ रहा हूं फटाफट फटाफट। तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा मगन रहता था पबजी में, ठीक है, या जो बैटल ग्राउंड है उसमें फुल मजा आता था तुम्हें, फुल, मतलब कोई मतलब ऐसा होता है कि कोई ड्रो, मतलब कोई आए जाए तुम्हें उससे मतलब नहीं है। तुम, अब तुम्हारी मम्मी आई बेचारी रात के टाइम, अब तुम्हारी मम्मी आई और वो तुम्हें बेटा जी दूध देकर गई, गरम गरम दूध, कि बेटा एक काम कर लिया रे, ओ मारे लाल दूध पी लिए दूध। अब भाई तुम लगे थे पोचिंकी में, चारों तरफ से हमला करा हुआ था गुंडों ने, ठीक है, दो चार उसमें बोट भी थे, तो जब आप बोट पे पूरा ध्यान दे रहे हो, ठीक है, जब आप लोगों को मार रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, कभी ऊपर से कूद रहे हो, कभी नीचे से कूद रहे हो, कभी तुम MG1 दे रहे हो, कभी AK-47 ले रहे हो, पता नहीं क्या कौन कौन सी बम बुम ले रहे हो, तो हम लोगों ने एक चीज को आभास करा है, आपने भी करा होगा जरूर लाइफ में, जब किसी गर्म वस्तु को, एकदम गरम गरम वस्तु को हम ऐसे छोड़ देते हैं किसी बर्तन में, तो बेटा इससे थोड़ी सी भाप निकलकर बाहर जाती है, चाहे वो एक दो पार्टिकल जाए, भाप निकलकर कहां जाती है बेटा, बाहर जाती है। कराए ना ऑब्जर्व आपने, जब आप चाय का कप भी पीते होंगे तो आप ध्यान से देखोगे तो चाय से हल्की सी भाप सी जो है निकलकर बाहर जाती है। और भाई अब क्योंकि तुम्हारा ध्यान जो है, ठीक है, तुम्हारा ध्यान जो है पोचिंकी में था, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इस दूध, जब तुम्हारी मम्मी दूध रख के गई, ठीक है, तब तुमने बस पोचिंकी में लैंड किया था, लेकिन जो एंड पॉइंट आ रहा था वो कहीं और आ रहा था, ठीक है, तो भाई अब ये हुआ कुछ कि भाई आखिर में हो सकता है मिलिट्री बेस हो, तो मिलिट्री बेस पे जो था वो एंड पॉइंट चला था, तुम वहां तक पहुंच गए। अब वहां तक पहुंचते पहुंचते आधा घंटा तुम्हें लग गया, 35-40 मिनट, इतने में दूध हो गया ठंडा। दूध ठंडा होने का मतलब है इसके अंदर की जो ऊष्मा है, ठीक है, इसके अंदर की जो ऊष्मा है वो निकलकर बाहर चली गई। क्या हो गया बेटा जी, ऊष्मा, ऊष्मा निकलकर बाहर चली गई। और जैसे जैसे ऊष्मा इसमें से निकलकर बाहर जाएगी परिवेश में, वैसे वैसे इसका तापमान क्या हो जाएगा, ठंडा। तो हमें आइडिया लग गया कि अच्छा ऐसा निकाय जिसमें से मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज हो सकती हो परिवेश के बीच में और सिस्टम के बीच में, उनको हम क्या कहते हैं, खुली निकाय कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं भाई डेफिनेशन में लिख रहा हूं क्योंकि वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है, एक स्टेटमेंट दे देगा, फिर 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा ये किस प्रकार की निकाय होगी। तो परिभाषा की बात करेंगे बेटा हम, तो ऐसी निकाय, ऐसी निकाय, ऐसी निकाय जिसमें जिसमें निकाय तथा परिवेश के मध्य, परिवेश के मध्य पदार्थ यानी मैटर, ठीक है, पदार्थ यानी मैटर, मटर लिख दिया मैंने, पदार्थ मैटर तथा ऊष्मा का एक्सचेंज यानी आदान प्रदान, आदान प्रदान होता हो खुली निकाय, खुली निकाय कहलाता है, ठीक है, खुली निकाय कहलाता है। उदाहरण की अगर मैं बात करूं, आपके डेली लाइफ के उदाहरण की बात करूं बेटा, तो हम कह सकते हैं बेटा जी, गरम चाय का खुला कप या गरम दूध का खुला कप, वो डिपेंड करता है कि तुम कप में पीते हो भाई,
या गिलास में पीते हो, या लोटे में पीते हो, या जग में पीते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। आप मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को खुली निकाय समझ में आ गया बेटा? यस और नो? क्या आप लोगों को खुली निकाय समझ में आ गया? और प्लस क्या खुली निकाय हमारी आत्मा के भीतर घुस गया? मतलब ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई ये टफ है, बहुत टफ है, पढ़ाई नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला, अगला क्या है बेटा? अगला हमारे पास आएगा दूसरे नंबर का, जिसको हम कहेंगे बंद निकाय। बंद निकाय, ठीक है। बंद निकाय क्या होता है? इसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम, ठीक है, क्लोज सिस्टम। तो भाई ये क्या होता है जरा समझिए। हम कहेंगे हमारे पास एक कंटेनर है, मान लो एक बर्तन है, और उस बर्तन में आपने गर्म दूध या गर्म चाय, जो आपका मन करे वो आप रख सकते हो। आपको कोई मतलब रोक दे, मना कर दे, तो मुझे बताना बेटा। अब क्या हुआ कि मान लो तुम जो है भाई पबजी खेल रहे हो, तुम्हारा ध्यान पूरा पबजी में है। मम्मी जो है वो दूध रख कर गई है एक गिलास में या एक कप में, और भाई लेकिन मम्मी को इस बार समझदारी थी कि ये नालायक टाइम पे पिएगा तो नहीं, तो इसलिए एक काम कर लेती हूं, कभी इसमें मक्खी मच्छर गिर जाए तो उसको मैं प्लेट से ढक देती हूं। तो उन्होंने क्या काम कर दिया बेटा जी, ये प्लेट लगाई हुई है, ऊपर से भी ढका हुआ है, इसके गर्म दूध था। तो गर्म दूध में से जब थोड़ा सा वाष्पीकरण हुआ होगा ऐसे करके, है ना, जब थोड़ा सा भी भाप में गया होगा, तो ये जो भाप है आपकी, ठीक है, ये जो भाप है ऊपर बढ़ी होगी, तो ये जब भाप होंगी ये इस दीवार से टकराई होंगी। और देखा होगा आपने बेटा जी कि जब ये भाप से टकराती हैं तो इस दीवार के नीचे जो है हल्का हल्का पानी जमा हो जाता है, या कह लीजिएगा हल्का हल्का संघनन हो जाता है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि हाँ, लिक्विड जो है गैस में जाता है, ऊपर से ढका हुआ है, लेकिन इसके कण बाहर नहीं जा पाते, वो इससे टकराते हैं, वापस से लिक्विड बन जाते हैं, और वापस से बेटा इस निकाय के भीतर ही रहते हैं। मतलब इस निकाय के भीतर ही रहेंगे, निकाय को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हमारे पास क्या है, निकाय। ये क्या है बेटा हमारे पास, निकाय। और ये क्या है हमारे पास, परिवेश। बाहर की तरफ क्या होता है, परिवेश। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो मैटर एक्सचेंज है, मैटर एक्सचेंज, मैटर एक्सचेंज का मतलब होता है मैटर में आदान प्रदान, वो तो हुआ ही नहीं, वो हमने काट दिया भाई, नहीं हुआ। लेकिन ये बात पक्की है कि अगर मम्मी इसको 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए ऊपर से कवर करके जाती है और तुम गेम पर गेम खेल रहे हो, तो ये पक्की बात है कि ये जो दूध है ये बेटा जी ठंडा नहीं, मतलब गर्म नहीं रहेगा, ये ठंडा हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां से जो है निकलकर ऊष्मा बाहर निकल जाएगी। अगर ऊष्मा बाहर निकलेगी तो मतलब हम कहेंगे कि भाई ऐसा निकाय जिसमें ऊष्मा तो परिवेश और मतलब निकाय और परिवेश के मध्य ऊष्मा का तो आदान प्रदान हो सकता हो, परंतु पदार्थ का ना होता हो, तो ऐसी निकाय को हम बंद निकाय कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम परिभाषा क्या देंगे भाई, हम कहेंगे ऐसी निकाय, ठीक है, ऐसी निकाय जिसमें जिसमें सिस्टम तथा सराउंडिंग के मध्य, सिस्टम तथा सराउंडिंग के मध्य, ठीक है भाई, मैटर का एक्सचेंज न होता हो, परंतु ऊष्मा का एक्सचेंज
अब मैं एक दो अंग्रेजी के शब्द इसलिए ला रहा हूं क्योंकि डेली लाइफ में ये वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं बेटा कि जब तुम किसी अपनी प्रियतम से या अपने प्रियतम से बात करते होंगे व्हाट्सएप पे तो ऐसे लिखते होंगे, सुनो ऐसे कहते होंगे ना, यू आर लुक लाइक अ ब्यूटीफुल, यार चलो इतनी अंग्रेजी, भाई तुम आज बहुत सुंदर लग रही थी, यार तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, ऐसे ही बोलते हो। या उसको भी तुम कहते हो कि तुम संसार में सबसे सुंदरी, अति सुंदरी लग रही थी, ठीक है, तुम्हें देखकर आभास हो रहा था मेरी प्रियतम कि, मतलब कुछ भी बकवास कर लो, लेकिन शुद्ध हिंदी तो हम यूज नहीं करते ना जब भी व्हाट्सएप पे बात करते हैं या फेसबुक पे बात करते हैं। कहीं ना कहीं बेटा हम थोड़े बहुत अंग्रेजी के शब्द का यूज करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत जो है मेरा यहां पर आ गया है कि ऐसा निकाय जिसमें सिस्टम तथा सराउंडिंग के मध्य मैटर का एक्सचेंज न होता हो परंतु ऊष्मा का एक्सचेंज होता हो, ठीक है भाई, क्या हो, होता हो, क्या कहलाएगा भाई, बंद निकाय, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम कहते हैं। फटाफट बेटा इसको छाटिए, फटाफट बेटा जी इसको छाटिए, मतलब छाटिए नहीं, छापिए, छापिए, क्या बोल रहा हूं मैं, आई डोंट लाइक इट। फटाफट लिखिए भाई, फटाफट। एनर्जी होती है ऊर्जा, हीट होती है वाष्प, उष्मा, उष्मा ऊर्जा में अंतर होता है बेटा। अरे भैया हो गया क्या क्लियर, लिख लिया क्या? देखो भाई अब यहां पर क्या है, हमारे पास तीसरे प्रकार की निकाय आ गई। अब तीसरे प्रकार की जो निकाय है उसको कहते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम, यानी विलगित निकाय, विलगित निकाय, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसको समझेंगे बेटा क्या होता है। ये क्या होता है कि आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि आजकल घरों में ऐसी केतली भी यूज होने लगी है, ठीक है, ऐसे लंच बॉक्स भी यूज होने लगे हैं जिसमें खाना जो है गर्म का गर्म रहता है, ठंडा का ठंडा रहता है, या फिर कह लीजिए ऐसी केतली भी यूज होने लगी है जिसमें, या थर्मस कह लो, जिसमें गर्म दूध गर्म रहता है, ठंडा दूध ठंडा रहता है, या गर्म चाय गर्म रहती है, ठंडा चाय ठंडी, चाय तो कौन ठंडी पीता है, गर्म पानी गर्म रहता है और ठंडा पानी ठंडा रहता है। ये आपने डेली लाइफ में देख लिया है, ठीक है। मिल्टन विल्टन के भी क्या है, ऐसे वो आते हैं, थर्मस आते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि बेसिकली एक कंटेनर होता है, आप लोगों ने जब भी ऐसे थर्मस देखे होंगे ना, तो वो बाहर से तो दिखते हैं बहुत बड़े बड़े, जो जिसमें गर्म दूध गर्म रहता है, ठंडा दूध ठंडा रहता है, वो बाहर से दिखते हैं बड़े बड़े, लेकिन अंदर से उनका जो आयतन होता है वो कम होता है। इसके पीछे कारण भी बताऊंगा कि वास्तव में क्या होता है कि हम लोग दो ऐसी परतें बनाते हैं, ऐसी और ऐसी, ठीक है, और यहां पर दो परतों के बीच में, ठीक है, दो परतों के बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं बेटा, एक पदार्थ लगाते हैं जिसका काम जो होता है इंसुलेटर। क्या होता है वो, इंसुलेटर। अब भाई इसके अंदर का जो पदार्थ है ये हमारे पास क्या है, इंसुलेटर। अब बहुत सारे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि इंसुलेटर क्या भला है। इंसुलेटर के बारे में आप एक बात जानते होंगे, ऐसा पदार्थ जिसमें उष्मा और विद्युत दोनों ही नहीं चल सकती, ठीक है भाई, तो हम कहेंगे बेटा ऐसी वस्तु या ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें उष्मा तथा विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता, यह होता है इंसुलेटर। अब इसमें क्या होता है कि मान लो हमने कोई ऐसा जग बना लिया, ठीक है, या फिर ऐसा कोई केतली बना ली, और हमने इसके अंदर क्या रखा बेटा, गर्म दूध रखा। क्या रखा भाई, गर्म दूध रखा, हॉट मिल्क। तो हमारे पास जो हॉट मिल्क है वो क्या हो गया, सिस्टम। भाई सिस्टम तो हमारे पास क्या हो गया, हॉट मिल्क। हम इसी के बारे में बात करेंगे
कैसा लग रहा है, भैंस का है, गाय का है, बकरी का है, भेड़ का है, किस चीज का दूध, हम सारी बातें बकवास इसके ऊपर करेंगे। हमने देखा कि जब गर्म दूध होगा तो इसमें से कुछ कण निकलकर वहां पर वाष्प अवस्था में गए होंगे, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऊपर से ढक्कन जो है वो बंद है, ठीक है, और ढक्कन बंद है तो बेटा यहां से टकराकर वापस से संघनित हो गए होंगे, कंडेंसेट हो गए होंगे, तो बेटा परिवेश जो बाहर का भाग है उसमें वो वाले कण नहीं गए। इसका मतलब है कि मैटर का एक्सचेंज यहां पर नहीं हुआ। अब क्या है कि हीट निकलना चाहती थी, बट परिवेश और निकाय के बीच में, मतलब ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, अब इनके बीच में आ गया परिवेश और इंसुलेटर, और इंसुलेटर से होकर ऊष्मा जा नहीं सकती, तो सारी की सारी ऊष्मा क्या रहती है, इसके अंदर ही रह जाती है, बाहर निकल नहीं पाती। तो यहां से हमारे पास एक परिभाषा बनी बेटा, और वो परिभाषा क्या थी जरा देखिए। हम कहेंगे भाई ऐसा निकाय जिसमें, ठीक है, मैटर तथा हीट दोनों का ही सिस्टम तथा सराउंडिंग के मध्य एक्सचेंज न होता हो आइसोलेटेड या विलगित निकाय कहलाता है। विलगित निकाय कहलाता है। ठीक है भाई, अगर आप लोगों ने ये बेटा छाप लिया हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए नोटेड, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका कि इसको क्या कहते हैं, कब कौन सा निकाय होता है, ठीक है। अरे डाउट इसमें भी क्या डाउट आएगा, बैल हो क्या तुम, कोई न्यूमेरिकल थोड़ा ही है, कोई बहुत बड़ी है ये तो यार मैं वो करवा रहा हूं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम मेरा भी, कि ये कर लो वो कर लो, उठक बैठक लगा लो। बहुत बढ़िया भाई, डन। अब देखो बेटा, अब बात आती है बेटा किसकी, अब आती है हमारे पास उष्मा गति की चरों के बारे में, ठीक है। उष्मा गति की चरों के बारे में बात करेंगे भाई, उष्मा गति की चर क्या होते हैं। उष्मा गति की चर, मुझे ना चर और अचर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो अचर भी हो सकता है चर भी हो सकता है, मैं आपको बताता हूं चर क्या होते हैं, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक अब देखो बेटा ये क्या होते हैं, जरा समझने की कोशिश करिएगा बिल्कुल दिमाग लगा के। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास ये एक निकाय है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम को निर्धारित करने के लिए, है ना, डिफाइन करने के लिए हमें कुछ अचरों की जरूरत पड़ती है, और वो अचर क्या है जरा देख, सॉरी जो चरों की जरूरत पड़ती है, जो कि मैं बता रहा हूं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका आयतन 50 ml है, ठीक है, मतलब इसकी एक अवस्था है, अब यहां पर 50 ml इसके अंदर भाई क्या है, ग्रीन टी है, या जो भी आप मानना चाहते हो, ठीक है। 50 ml क्या है बेटा, इसके अंदर ग्रीन टी है, और इसका जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ी सी गर्म है, 40 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। और भाई इसके ऊपर लगने वाला जो दाब है, वायुमंडलीय दाब है, वो एक वायुमंडलीय दाब है। तो दाब, आयतन और जो हमारे पास ये होते हैं इसका ताप, ये निर्धारित करते हैं कि इस निकाय की अवस्था ये है। अगर मैं इनमें से एक को भी परिवर्तित कर दूं तो इसकी अवस्था बदल जाएगी। कैसे बेटा जरा देखो, अभी आपने ये तो हो गई अवस्था एक,
मैं इसका आयतन कितना है बेटा जी 50, तापमान कितना है 40, और भाई लगने वाला वायुमंडलीय दाब कितना, एक वायुमंडल दाब। मैंने इसमें से थोड़ी सी ग्रीन टी पी ली। अब मुझे बताइए, निकाय तो वही है, लेकिन क्या इसकी अब वही अवस्था है जो पहले थी, या अवस्था अलग हो गई? बताओ, इसकी अवस्था अलग है या इस बार वही रहेगी जो पहली थी? आप कहोगे सर जी इसकी अवस्था बदल गई, पहले ये ऊपर तक भरा हुआ था, अब आपने थोड़ा पी के नीचे कर दिया, तो मतलब अगर मैंने आयतन में परिवर्तन किया तो इसकी अवस्था क्या हो गई, बदल गई। फिर मैं देखो दोबारा समझा रहा हूं। अब देखो बेटा, निकाय वही है, मैंने आयतन और कम कर दिया, आयतन कम कर दिया तो बेटा इसकी अवस्था फिर बदल गई। यानी वो वाले अचर, ठीक है, या सॉरी वो वाले चर जिनमें कुछ भी परिवर्तन करें तो उनसे निकाय की अवस्था में परिवर्तन हो जाता हो, उनको हम थर्मोडायनेमिक अचर कहते हैं, सॉरी चर कहते हैं। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए ग्रीन टी है, ये ग्रीन टी का तापमान 40 डिग्री है और मैं इस बार पानी नहीं पी रहा हूं, मतलब मैं इसमें से पानी कह रहा हूं, इसमें से मैं आयतन को कम नहीं कर रहा हूं, आयतन वही है। हुआ क्या कि मैंने इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, और जब 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो इसका तापमान जो है वो 40 डिग्री से घटकर 30 डिग्री पर आ जाएगा। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि भाई अब मुझे बताओ कि भाई पहले इसका टेम्परेचर 40 डिग्री था, अब टेम्परेचर इसका 30 डिग्री हो गया, तो क्या अभी निकाय की अवस्था सेम रहेगी, अलग अलग हो गई? आप कहोगे पहले गर्म लग रहा था और ठंडा लगा है। मैंने कहा अच्छा ठंडा लग रहा है हो? कहना हां, तो इसका मतलब अवस्था परिवर्तित हो गई है। तो हम कहेंगे बेटा वो वाले चर, ऐसे चर वे चर जो किसी निकाय की अवस्था को निर्धारित करते हों, उष्मा गति की चर कहलाते हैं। फिर यहां पर एक और नोट पॉइंट समझने के लिए भाई, ठीक है, किसी भी निकाय की या किसी भी निकाय के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में परिवर्तन करने से, ठीक है, परिवर्तन करने से निकाय की अवस्था बदल जाती है। बात ध्यान रखना है। अगर आप लोगों ने छाप लिया हो तो भाई फटाफट बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से। अगर आप लोगों ने ये छाप लिया हो, सर ये अचर, अच्छा अचर बोलते हैं क्या इसको? बेटा मुझे पता नहीं था, देखो मुझे तो लगा था अचार अचार अचर 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 कह लो, मुझे पहले ही बोला था, हिंदी में मेरे को नहीं पता, अचर कहते होंगे फिर इसको। ए लगा दो उसके पीछे, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब देखो भाई आगे हमारे पास क्या है बेटा, उष्मा गति की प्रक्रम या थर्मोडायनेमिक प्रक्रम को समझना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब हमारे पास क्या होगा बेटा, थर्मोडायनेमिक्स
प्रोसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग उष्मागतिकी प्रक्रम। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या है ना, यही नहीं पता होता कि कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना है, किस प्रक्रम का फॉर्मूला कहां पर यूज करना है। अभी तक वो क्या फॉर्मूला पढ़े होते हैं जब वो 11वीं में होते हैं, 12वीं में होते हैं, कि बस एक फॉर्मूला करवा दिया, उसके 3 उदाहरण करवा दिए, अगले टॉपिक पे आ जाओ, फिर कुछ फॉर्मूला करवा दिया, 3 उदाहरण करवा दिए, फिर जब तक हमें किसी क्वेश्चन के अंदर जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे और हमें प्रक्रम के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बिना इंफॉर्मेशन के आपको कुछ करना ही नहीं है भाई, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं उष्मागतिकी प्रक्रम, उष्मागतिकी प्रक्रम, ठीक है। अब ये क्या होती है जरा समझिएगा। अगर मान लो मैंने आपको बताया था ये एक निकाय है, ठीक है, ये एक निकाय है, इस निकाय की ये प्रारंभिक अवस्था है, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था है, इसका एक फिक्स्ड आयतन है, इसके ऊपर लगने वाला एक फिक्स्ड वायुमंडल दाब है, और इसका जो ताप है वो भी फिक्स्ड है, ठीक है। अब क्या है कि मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रीन टी पी ली, थोड़ी सी ग्रीन टी पी ली, तो क्या इसकी बेटा जी वही अवस्था है? आप कहोगे नहीं सर, इसकी अवस्था वो नहीं है। तो देखो भाई, अब यहां पर इसकी ये आ गई अंतिम अवस्था है, फाइनल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ले जाने में जो भी प्रक्रम करवाया जाता है या करा जाता है किसी भी सिस्टम की प्रारंभिक अवस्था को, किसी सिस्टम, हिंदी में, किसी सिस्टम को उसकी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक ले जाने में जो प्रक्रम किया जाता है उसी को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या प्रक्रम कहते हैं। और ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, इनको समझना, ठीक है, और बहुत बारीकी से। तो हम लोगों ने क्या कहा भाई, वे प्रक्रम जिनके द्वारा, ठीक है, किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था, ठीक है भाई, वे प्रक्रम जिनके द्वारा किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था से उसको अंतिम अवस्था में लाया जाता है, उष्मागतिकी प्रक्रम कहलाते हैं, उष्मागतिकी प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक निकाय है, उसकी 2 अवस्थाएं हैं, एक अवस्था ए हुई और एक अवस्था बेटा बी हुई, ठीक है। और हमने क्या काम करा भाई, इसको परिवर्तन किया, हमने क्या काम करा बेटा, इसको ऐसे परिवर्तित करा ए से बी में, यहां से यहां तक हम लेकर गए। तो हो सकता है कि जो अवस्था एक थी जिसको आपने इनिशियल स्टेट बोला, उस पर दाब P1 हो, आयतन V1 हो और तापमान T1 हो। ये हमारे पास क्या होती है भाई, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मतलब प्रारंभिक अवस्था। और एक क्या होती है बेटा हमारे पास, जब हम अवस्था 2 में चले गए, बी में चले गए, हो सकता है कि दाब P2 हो, आयतन V2 हो और तापमान T2 हो। क्योंकि जब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में कोई अवस्था चेंज होती है तो सीधी बात है इनमें परिवर्तन होगा, इसीलिए मैंने P1 V1 T1, P2 V2 T2 ऐसे कर दिया। और इसको हम बोलते हैं बेटा जी फाइनल स्टेट। और यहां तक लाने में या यहां तक परिवर्तन करने में जो प्रक्रम किया गया उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। घबराना नहीं है बेटा, अभी तक चैप्टर इंटरेस्टिंग है, आगे भी चैप्टर इंटरेस्टिंग ही रहेगा, आसान है, बहुत आसान है। अब आप मुझे बताइए फटाफट, किस किस को बेटा जी ये बात समझ में आ गई, यस और नो? बताइए भाई फटाफट, किस किस को ये बात समझ में आ गई?
दोस्तों अच्छा कमेंट ऑन करने पड़ेंगे किसके लिए, ठीक है बताइए भाई और बहनों, लेडीज एंड लेडास, बॉयज एंड गर्ल्स, गधे और गधैयाओं, आप लोगों को जल्दी से बताना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक प्रक्रम क्या होते हैं, उष्मागतिकी प्रक्रम क्या होते हैं, बताइए भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे कहानी। अब हमारे पास आएगा उष्मागतिकी प्रक्रमों के प्रकार, ठीक है। उष्मा गतिकी प्रक्रमों के प्रकार। सबसे पहला हमारे पास आपका फेवरेट आने वाला है, और वो आपका फेवरेट कौन सा है बेटा जी, समतापी प्रक्रम। ठीक है, नाम क्या होगा बेटा जी, समतापी प्रक्रम। सम मतलब समान, तापी मतलब तापमान, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा जी हम, आइसो थर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो यहां पर, अब यहां पर समझना भाई इसकी परिभाषा क्या है। यह कहता है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी निकाय को ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी निकाय को प्रारंभिक अवस्था से ठीक है, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में ले जाते हुए या ले जाने में ताप समान रहता हो, समतापी प्रक्रम कहलाता है। समतापी ठीक है, समतापी प्रक्रम कहलाता है। अब देखो बेटा, अब यार मैं तुम्हारा मुक्का मार दूंगा। अब तुम कह रहे हो चर ही होगा अचर नहीं, पहले कह रहे थे अचर नहीं होगा अचर होगा। भाई अपने आप कर लेना, मैंने अंग्रेजी में लिख दिया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, मुझे वेरिएबल का पता था। ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी निकाय को प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में ले जाने में ताप समान रहता हो, समतापी प्रक्रम कहलाता है। अब जरा देखो बेटा, इसको समझने के लिए मान लो हमारे पास इसकी ए जो है प्रारंभिक अवस्था है और बी जो है बेटा ये अंतिम अवस्था है। यहां पर मैं कह सकता हूं कि प्रेशर P1 हो सकता है, आयतन V1 हो सकता है, लेकिन तापमान T रहेगा। यहां पर हो सकता है कि प्रेशर P2 हो, आयतन V2 है, परंतु ताप यहां पर भी T रहेगा, मतलब ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, और जब हमारे पास ताप जो है वो समान है तो हम क्या कहेंगे बेटा जी, T यहां पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। T क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। अगर मैं T कांस्टेंट की बात करूं और मैं ताप में परिवर्तन की बात करूं, आप लोग जानते होंगे बेटा, जब आपने समाकलन अवकलन कभी भी पढ़ा होगा या फिर नॉर्मली बात करें, ताप में परिवर्तन कितना हुआ, एक भी नहीं। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो ही आएगा। तो हम कहेंगे भाई यहां पर हो गया हमारे पास जीरो, कि भाई ताप में परिवर्तन जीरो है। ठीक है, और इसी वजह से हम लोग इस प्रक्रम को क्या कहलाते हैं, समतापी प्रक्रम। क्या कहा हमने इसको, समतापी प्रक्रम।
फटाफट भाई जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों ने छाप लिया? यस और नो? क्या आप लोगों ने छाप लिया दोस्तों? वॉल्यूम चर सही लिखा था तो भाई चर कर लो, अब मेरा दिमाग मत चाटना फिर उसके बाद। ठीक है, ये हो गया भाई हमारे पास समतापी प्रक्रम। अब देखो भाई आगे कहानी, अब देखो भाई आगे कहानी। अब हमारे पास आएगा समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम, ठीक है, समदाबी प्रक्रम, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बेटा जी आइसोबारिक प्रोसेस। और मैं आपको बताऊंगा भाई, आपको पता लगा होगा सम का मतलब समान, दाब का मतलब दाब, आइसो का मतलब, आइसो मतलब समान ही होता है, समान, और बार का मतलब होता है दाब की यूनिट होती है ना बार, तो समान दाब वाला। तो यहां पर हम कहेंगे भाई ऐसा प्रक्रम, ठीक है, ऐसा प्रक्रम जिसमें जिसमें किसी निकाय को, ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में परिवर्तन करने पर भी दाब समान रहे, दाब समान रहे, समदाबी प्रक्रम कहलाता है। समदाबी प्रक्रम कहलाता है। अब इसको समझिएगा भाई, अगर मान लीजिए कोई प्रक्रम है, उसकी हमारे पास एक स्टेट ए है और एक स्टेट हमारे पास बी है, इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, इनिशियल स्टेट यानी प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेट, और ये क्या है बेटा हमारे पास अंतिम अवस्था, जिसको हमने क्या कह दिया भाई, फाइनल स्टेट। तो अगर हमारे पास अवस्था अलग अलग है तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिक अचर कोई ना कोई तो अलग होगा। तो यहां पर बेटा आयतन V1 हो सकता है, टेम्परेचर T1, मतलब आयतन और तापमान दोनों अलग अलग हो सकते हैं। यहां पर बेटा आयतन V2 और टेम्परेचर T2 हो सकता है। लेकिन अगर यह आइसोबारिक प्रोसेस है तो इसका मतलब अगर प्रेशर यहां पर भी P है तो प्रेशर यहां पर भी P ही होगा। P और P1 और P2 मतलब अलग अलग नहीं होंगे। और हम कहेंगे भाई इस प्रक्रम को समदाबी प्रक्रम कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे जी? समदाबी प्रक्रम कहेंगे। और समदाबी प्रक्रम की कहानी यह होती है कि इसके अंदर P जो है वो कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, अर्थात प्रेशर का परिवर्तन जीरो माना जाएगा। प्रेशर का परिवर्तन जीरो माना जाएगा। किस किस को बेटा जी ये बात समझ में आ गई? यस और नो? किस किस को बेटा जी ये बात समझ में आ गई? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो भाई आगे, आगे हमारे पास जो तीसरे टाइप का है उसको बोलेंगे हम लोग समदाबी, समदाबी प्रक्रम। समदाबी नहीं, समायतनिक। समायतनिक
प्रक्रम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग बेटा जी आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि आपका सब कुछ चेंज हो सकता है लेकिन आयतन चेंज नहीं होता, आयतन समान रहता है। तो हम कहेंगे भाई ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी निकाय को प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में लाने पर भी आयतन समान रहे समायतनिक प्रक्रम कहलाता है। समायतनिक प्रक्रम कहलाता है। अब समझिएगा, एक सिस्टम है, उसकी दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। एक को हमने ए स्टेट कहा और एक को हमने बी स्टेट कहा, या कह सकते हैं इसको हमने इनिशियल स्टेट कह दिया भाई, इनिशियल स्टेट। और ये हमारे पास क्या थी बेटा जी, फाइनल स्टेट। अब हुआ क्या, हो सकता है कि यहां पर दाब P1 हो, तापमान T1 हो, यहां पर दाब P2 हो, ताप T2 हो, परंतु आयतन अगर V है तो आयतन यहां पर भी क्या रहेगा बेटा, V रहेगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ऐसे प्रक्रम को हमने क्या बोला भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी इसमें क्या होता है कि आयतन जो है वो कांस्टेंट है, उसमें नियतांक है, तो बेटा आयतन में परिवर्तन कितना माना जाएगा, 0 होगा। अब फटाफट भाई अगर आप लोगों ने छाप लिया हो तो जल्दी से बताइए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन समान रहता हो आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। ऐसा प्रक्रम जिसमें बहुत बढ़िया, आगे देखिए बेटा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास क्या आएगा भाई, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है बेटा, ताप दाब आयतन सब परिवर्तित हो सकते हैं, ताप दाब आयतन सब परिवर्तित हो सकते हैं, पर उष्मा जो है, उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या बोला मैंने, उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ध्यान रखना है भाई आगे, ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी निकाय को प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में लाने पर भी ऊष्मा मतलब हीट, ऊष्मा
में भी कोई परिवर्तन न होता हो, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। अब इसको समझते हैं भाई कैसे। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई निकाय है, उस निकाय की दो स्टेट हैं, एक को मैंने कहा ए और एक को कहा मैंने बी। यहां पर इसकी इस स्टेट को इनिशियल स्टेट कहते हैं, यानी पहली स्टेट प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेट। और इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, फाइनल स्टेट। क्या बोलेंगे हम इसको, हम फाइनल स्टेट। अब हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाता हूं तो मैंने देखा यहां पर कि भाई हो सकता है प्रेशर P1 हो, आयतन V1 हो, टेम्परेचर T1 हो, यानी सब अलग अलग हो सकते हैं। यहां पर प्रेशर P2 हो, वॉल्यूम V2 हो, टेम्परेचर T2 हो, परिवर्तन हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन हमेशा फिक्स रहेगी, क्या, कि हीट अगर यहां पर Q है और यहां पर भी हीट मतलब ऊष्मा Q है, तो हम कहेंगे भाई रुद्धोष्म प्रक्रम की बात। रुद्धोष्म प्रक्रम में कैसे याद रखोगे आप कि भाई इसमें ना जो Q है वो कांस्टेंट है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। अर्थात अगर हम ऊष्मा परिवर्तन की बात करेंगे तो हमें जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज कांस्टेंट होती है उसका परिवर्तन हम क्या मानते हैं, जीरो। तो ये हो गया हमारे पास रुद्धोष्म प्रक्रम। अब फटाफट बताइए भाई कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों ने छाप लिया, यस और नो? क्या आप लोगों ने ये छाप लिया बेटा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई आगे। अब देखो बेटा, मैं आप लोगों को ना एक तुम्हारा डाउट क्लियर करूंगा। जैसे मैं आप लोगों को बहुत जगह पर ये देखता हूं, ठीक है, जैसे आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा ऐसे करके कि W का फॉर्मूला कहीं कहीं जगह पर हम यूज कर लेते हैं P और V2 माइनस V1, आपने पढ़ा होगा ऐसे करके, है ना, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। कहीं कहीं जहां पर आप W का फॉर्मूला पढ़ते हो, क्या बेटा, W का फॉर्मूला पढ़ते हो आप माइनस के 2 पॉइंट, यहां भी माइनस लगता है, 303 NRT log V2 बटे V1। कहीं कहीं जगह पर फॉर्मूला पढ़ते हैं NCV T2 माइनस T1। ठीक है, मतलब W के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। हम इसी चीज में कंफ्यूजन रहते हैं कि कब हम, और ये जो फॉर्मूले आते हैं, ये फॉर्मूले आते हैं इससे, बेसिक फॉर्मूले से, P एक्सटर्नल इंटू में DV। अगर मान लो मैं इसका अवकलन ना करूं, ठीक है, या समाकलन ना करूं, तो मैं इसको DV के स्थान पर डेल्टा V मान लूंगा, V2 माइनस V1 ही आ जाएगा। अगर मैं इसका समाकलन कर दूं तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज रहते हैं कि साला कब कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये हमें आता नहीं है। हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। और मानता हूं कि 100 में से 80 बच्चे कंफ्यूज नहीं होते होंगे, आप बहुत समझदार हो। लेकिन 20 बच्चे तुम में से अभी भी ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि भाई कौन सा फॉर्मूला कब यूज करा जाता है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले प्रक्रमों को समझना पड़ेगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स, पदों के पदों में, पदों के रूप में कह लो आप, है ना, टर्म्स में। तो भाई यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा अब
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स, बट इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? देखो दो प्रकार के पद होते हैं, दो प्रकार के पद और मतलब प्रक्रम और होते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। दो प्रकार के आपके पास जो प्रक्रम है वो और होते हैं, और उनमें से मैं बता रहा हूं उनको क्या क्या बोला जाता है। एक होगा हमारे पास अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और दूसरे होते हैं बेटा हमारे पास उत्क्रमणीय प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब मैं आप लोगों को इसको ना एक डायग्राम के द्वारा मतलब एक फीलिंग के द्वारा समझाऊंगा, ऐसे हल्के में नहीं ले लियो। कभी तुम सोच रहे हो कि भाई मास्टर ने तो ऐसे ही बोल दिया लिखवा दिया, पूरी फीलिंग के साथ समझोगे। जैसे मान लीजिएगा एक सिलेंडर है हमारे दौर है, क्या हो गया भाई, एक सिलेंडर है, और बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि सर जी बॉडी बना के, बॉडी दिखा के हम किसी को इंप्रेस कर दें हैं। वैसे ही कुछ यहां पे कंपटीशन चल रहा था भाई। हमने क्या देखा कि यहां पर एक मूवेबल पिस्टन ली हमने, क्या ली जी, मूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन है बेटा, ऊपर वाली जो ढक्कन है ये हमने पिस्टन का रूप दिया इसको कि भाई ये तो पिस्टन है एक, और ये इसकी प्रारंभिक अवस्था थी ए, और इसके अंदर क्या ले रखा है बेटा हमने, गैस ले रखी है, कोई क्या ले रखी है, गैस ले रखी है, ऐसे कोई गैस ले रखी है, गैस भरी है। ऊपर वाली मूवेबल पिस्टन को अगर आप दबाओगे, ठीक है, दबाओगे तो दब जाएगी। अब कंपटीशन क्या है भाई, कंपटीशन ये है कि आगे से 3-4 लड़कियां जा रही थी और दो दोस्तों में लग गया शर्त, भाई आज जो है इस पिस्टन को जितना ज्यादा दबाएगा ना ज्यादा देर तक, बस वो बात करेगा, मतलब ऐसे करके। तो क्या, या फिर आप लोग कोई और काम कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने क्या करा कि पहले एक जोश में आते हो, पहले जोश में तुम यहां पर फोर्स लगाओगे, ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे, भाई एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे, और जैसे ही एक फोर्स लगेगा तो एक सीमा तक ये जो पिस्टन है, ये जो पिस्टन है वो पहुंच जाएगी एक सीमा तक। अरे सीमा मतलब एक लिमिट तक, ठीक है, कभी सीमा सीमा उसके चक्कर में रहो, एक सीमा तक यानी बी पॉइंट तक ये जो है पिस्टन खिसक कर नीचे आ जाएगी। आ गई भाई नीचे, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये पिस्टन निकलकर नीचे आ गई बेटा। अब देखो यहां पर क्या हुआ होगा, अब जब लास्ट में एक ऐसा टाइम आता है जब आप बिल्कुल उसको दबा देते हो, और दबाने के बाद अब हाथ में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन सामने वो भी खड़ी है, कैसे बताऊं, आजा भाई आजा, तुझे ऐसा नहीं बताऊंगा, है कथा संग्राम की, टे, 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 टे। हाँ अब ठीक है। तो भाइयों ये रहा, यहां पे ऐसा दबा रखा है, ऐसे ऐसे दबा रखा है, ऐसे जान लग रही पूरी एकदम, कितनी देर तक होल्ड करूं। अब मान लो एक पॉइंट जब आता है ए से बी वाला, कहा गया ये ए से बी वाला, तो ये तो आपने एकदम से दबा दिया बेटा, लेकिन जब बी आया तो बी में जाके बेटा कहीं कहीं से हवा भी निकलने लगी आपके, और आपका हाथ ऐसे टिपका हुआ है। तो अब क्या है कि कभी कभी हाथ में दर्द होता है, तो ये बी देखो बी कभी कभी क्या होता है कि भाई नीचे भी जाता है, हल्का सा नीचे भी जाता है। जब आपको लग रहा होता है ना कि आपका हाथ फिसलने वाला है, आपका हाथ फिसलने वाला है, तो आप और जान लगाते हो हल्की सी, वो थोड़ा सा दब जाता है, लेकिन हाथ में दर्द करता है, फिर वापस वहीं आ जाता है, फिर और ताकत लगाते हो क्योंकि सामने वो खड़ी है तो नीचे लेके जाते हो, फिर हाथ में दर्द करता है, अरे भैया को देख लो, मुंह एकदम लाल, कान एकदम लाल, पता नहीं पसीना पसीना। और उसके बाद ये जो प्रक्रम है देखिएगा, ए से बी और बी से सी, यहां पर हम सीधा ए से बी पर आए,
और यहां पर बी सी बी सी बी सी बी सी, यानी ये बार बार, ठीक है, ऐसे रिपीट होते रहे। ठीक है, तो ये जो प्रक्रम है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे एक्सटर्नल प्रेशर था और ये क्या था, इंटरनल प्रेशर, यानी ये कह सकते हो प्रेशर ऑफ गैस। एक्सटर्नल प्रेशर का मान इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि इंटरनल प्रेशर के कंपैरिजन में कि पिस्टन सीधा नीचे चली गई। लेकिन जब आप बी और सी प्रोसेस को देखोगे ध्यान से, तो बी और सी के बारे में ऊपर भूल जाओ। बी और सी में आप जितना दाब लगा रहे हो, आप जितना प्रेशर लगा रहे हो बेटा सिस्टम पर, सिस्टम भी आपके ऊपर उतना ही लगभग प्रेशर लगा रहा है। इसी वजह से यह पिस्टन कभी यहां कभी यहां कभी मतलब ऊपर नीचे होती रही। ठीक है, एक चीज तो ये देखी हमने कि भाई बी और सी वाले प्रक्रम में बाहर की दाब और अंदर की दाब बराबर है। ए से बी वाले पद में बाहर की दाब ज्यादा है, अंदर की दाब अलग है, यानी मान अलग अलग हो सकते हैं, है ना। एक अंतर तो ये समझ में आ गया। फिर ए से बी को आप गिन सकते हो कि कितने पदों में मैं आया। मेरा हाथ जैसे मैंने प्रेशर रखा, लगाया, पिस्टन एक नहीं तो दो पदों में नीचे तक पहुंच जाएगी। यानी ए से बी में आने में जितने भी पद आप प्रयोग करोगे उनको आप गिन सकते हो, और वो बड़े बड़े पद होते हैं, दिखते भी हैं सबको। लेकिन जो बी से सी के बीच में पद होते हैं वो छोटे 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 अनंत पद होते हैं बेटा, छोटे छोटे अनंत पद होते हैं। ठीक है, और वो बहुत ही कम दिखते हैं, फील भी कम होते हैं। तो ध्यान रखना है बेटा, ए से बी वाला जो प्रक्रम है, ये ए से बी वाला, ठीक है, ये हमारे पास अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, ए से बी। और जो ये बी से सी वाला पद है, बी से सी या सी से बी, क्योंकि ये बार बार रिपीट हुआ, तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, यहां पर मैंने रिवर्सिबल का साइन भी लगाया, ये हमारे पास उत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो अगर मैं परिभाषा की बात करूं बेटा इसमें, तो कहूंगा ऐसा प्रक्रम, ठीक है, पहला पॉइंट, ऐसा प्रक्रम जो बड़े बड़े डेफिनेट को क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, निश्चित। ऐसा प्रक्रम जो बड़े बड़े निश्चित पदों में होता हो, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक, और यहां पर क्या होगा बेटा, पहला ऐसा प्रक्रम जो छोटे छोटे अनंत पदों में होता हो, अनंत पदों में, भाई एक चीज और छोटा, निश्चित पदों में, ठीक है, बड़े बड़े पदों में एक ही दिशा में, यह भी ध्यान रखना, एक ही दिशा में होता हो, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। और यहां पर अनंत पदों में दोनों दिशाओं में होता हो उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। अब देखो बेटा, आपको मैं एक और बात बता देता हूं, उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमण प्रक्रम में एक होता है ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स होता है उस प्रोसेस को कराने के लिए जो एक बल होता है ना, वो एक तरह से प्राकृतिक बल है। वो बल अपोजिंग बल के क्या होता है, बहुत अपोजिट होता है, या कह सकते हो आप, ये भी कह सकते हो आप इस तरह से। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में दूसरा पॉइंट, एक्सटर्नल प्रेशर, यानी जो बाहर का प्रेशर है, जो आप का प्रेशर है, और जो प्रेशर ऑफ गैस है, गैस का जो प्रेशर है, वो बराबर नहीं होते। तभी तो बेटा जी ये पिस्टन मूव करके नीचे आ जाती है, एकदम ढकटाक से नीचे आती है। लेकिन दूसरी चीज में क्या कह सकते हो आप बेटा, दूसरी दिशा आप कह सकते हो आप
कि भाई यहां पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है, क्योंकि जब बी और सी की बात करोगे तो आपका दाब और नीचे गैस का दाब लगभग बराबर थे, तो हम कहेंगे एक्सटर्नल दाब जो है वो लगभग गैस के दाब के बराबर ही होता है। यह बात भी हमें समझ में आ गई। अब गणित का नियम समझिएगा कुछ बेटा। वो गणित का नियम क्या है, 1 मिनट बाद समझाऊंगा, पहले मेरे को बार बार पैरों में एड्रेस को इधर साइड में कर दूं। ठीक है, हाँ भाई देखो इधर, आप लोगों को यह बात पता होगी बेटा कि जब बड़े बड़े पदों में हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो उसको योग कहते हैं, योगफल। और बड़े बड़े पदों में जब किसी चीज को घटाते हैं तो उसको हम कहते हैं अंतरफल। जैसे 100 रुपए में 90 रुपए हमने क्या करे, घटा दिए। क्या कर दिया हमने, घटा दिए, तो कितने बचे भाई, 10 रुपए बचे। अब हम कहेंगे भाई हम 1 से लेकर 100 तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, 10 20 10 20 20 50, तो कैसे 10 20 20 50 क्या हो गए, बड़े बड़े पद हो गए। तो बड़े बड़े पद हो गए बेटा, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें योग करना पड़ेगा। लेकिन 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक हमें अनंत पद यूज करने हैं, अनंत पद। या फिर यहां पर क्या था बेटा, 1 से लेकर 100 तक जाने में हमें निश्चित पद यूज करने थे, जिसमें मैंने क्या कहा, 10 20 20 50, यानी 10 को 20 में जोड़ो, फिर 20 जोड़ो, फिर 50 जोड़ो, 100 आ गए। ये निश्चित पद थे। अब अनंत पद सुनिए कैसे होंगे, 1 1.5 1.5 1.5 1.5 0.001 0.002 0.003, अच्छा फिर 5 5.1 5.2 5.3 5.01 5.05 5.06 5.000 बन गया हीरो, इसका बाप बन गया, सॉरी मतलब पूरी एकदम रोले में। तो ऐसे करने का मतलब यह है कि अगर हमें 1 से लेकर 100 तक कोई भी अंक जोड़ने, उसका योगफल 100 आना चाहिए, तो हमारे पास अनंत पद भी हो सकते हैं जब हम 0 पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा बड़े बड़े पदों में को जोड़ना, ठीक है, बड़े बड़े पदों को जोड़ना योगफल कहलाता है और छोटे छोटे पदों में जोड़ना समाकलन कहलाता है। बड़े बड़े पदों में अंतर करना अंतरफल कहलाता है या सब्सट्रैक्शन कहलाता है, लेकिन छोटे छोटे पदों में घटाना अवकलन कहलाता है। यह बात समझ में आ गई। तो यहां पर क्या होगा, तीसरी चीज, जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो वहां पर प्रक्रम के साथ यह भी लिखा होता है कि प्रक्रम उत्क्रमणीय है या प्रक्रम अनुत्क्रमणीय है। यह बात लिखी होगी बेटा। ठीक है, अब आपको सोचना है कि अगर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, बड़े बड़े पदों में हो रहा है, तो क्या हमें वहां पर समाकलन या अवकलन करना चाहिए? आप अपना कॉमन सेंस बताओ। चलो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं मास्टर हूं, मुझे तो पता है। आप अपनी बहुत छोटी सी बात बताओ, इतना सारी बात समझने के बाद भी क्या आपको लगता है कि बड़े बड़े पदों में हमें अवकलन करना चाहिए या समाकलन करना चाहिए? आप कहोगे ना जी, यहां पर समाकलन और अवकलन के नाम की चीज नहीं होगी, यहां पर तो योगफल और अंतरफल होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर, ठीक है, यहां पर योगफल तथा अंतरफल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखो बेटा, यहां पर दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं कि भाई मेरे पास जो है ऐसा प्रक्रम है जो छोटे छोटे स्टेप में हो रहा है, तो मुझे उन छोटे छोटे स्टेप में किए गए कार्य को जोड़ना पड़ेगा या कुछ भी काम करना पड़ेगा जिसमें अनंत पद होते हो। तो क्या मेरे लिए यहां पर योगफल मैं कर सकता हूं? कैसे ना जी। क्या यहां पर मैं अंतरफल कर सकता हूं? नहीं। तो क्या करूंगा मैं, यहां पर मुझे समाकलन तथा अवकलन करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है बेटा, तीसरा पॉइंट, यहां पर समाकलन तथा अवकलन का प्रयोग करते हैं। यहां पर समाकलन तथा अवकलन का प्रयोग करते हैं, यहां पर समाकलन तथा अवकलन का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में बेटा? अब मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में भाई, क्या आप लोगों ने छाप लिया और आज आपको उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय के बीच का अंतर समझ में आया? यस और नो?
बहुत बढ़िया। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बेटा जी आएंगे पथ फलन तथा अवस्था फलन। ठीक है, पथ फलन तथा अवस्था फलन, इनके बारे में मैं बताऊंगा, पथ फलन तथा अवस्था फलन के बारे में। ठीक है, क्या होते हैं क्या नहीं होते, तुम्हारा भाई तुम्हें सब बताएगा अभी। इसमें कैसा क्वेश्चन आता है बेटा कि सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रखा होगा, 4 विकल्प देकर ये हमें पहचानना होता है कि कौन सा पथ फलन होता है, कौन सा हमारे पास अवस्था फलन होता है, बस इतना ही जानना होता है। तो भाई अब हम बात करेंगे, एक होता है अवस्था फलन जिनको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। अवस्था का मतलब स्टेट, फलन का मतलब फंक्शन, स्टेट फंक्शन। और दूसरे क्या होते हैं बेटा, पथ फलन। पथ का मतलब होता है पाथ यानी रास्ता, और फलन का मतलब होता है बेटा फंक्शन। ठीक है, पथ फलन। तो यहां पर सबसे पहले परिभाषा से शुरू करेंगे हम इसकी बात। ठीक है, इनका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा, पहला पॉइंट क्या है, परिभाषा। तो हम कहेंगे भाई ऐसा फलन या ऐसे फलन, ऐसे फलन जिनका मान, ऐसे फलन जिनका मान, ठीक है भाई, जिनका मान प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, परंतु उस पथ पर निर्भर नहीं करता, उस पथ पर निर्भर नहीं करता जिसके द्वारा, जिसके द्वारा किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था को अंतिम अवस्था में परिवर्तित किया जाता हो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई, अवस्था फलन कहलाता है, अवस्था फलन कहलाते हैं। अब देखो भाई इसकी परिभाषा, ठीक है, यहां पर कहेंगे हम बेटा ऐसे फलन, ऐसे फलन जिनका मान, ऐसे फलन जिनका मान, ठीक है, ऐसे फलन जिनका मान प्रारंभिक जिनका मान किसी निकाय को प्रारंभिक अवस्था से, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में ले जाने वाले पथ पर निर्भर करता हो, पथ फलन
कहलाते हैं, पथ फलन कहलाते हैं। सबसे पहले भाई यहां पर जो भी लिखा हुआ है इसको छापिए दोनों साइड का, ठीक है। सबसे पहले इसको आप छापिए, फिर मैं इसके उदाहरण करवाऊंगा आपको और बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। नोट करिए, नोट करिए भाई, नोट करिए। अब देखो बेटा, एक छोटी सी बात समझना, कोई बात नहीं। अब मेरी बात समझिएगा, हमें याद कैसे करने हैं कि भाई पथ फलन कौन से होते हैं और अवस्था फलन कौन से होते हैं, हमें याद करने का बड़ा ही चुल रहता है थर्मोडायनेमिक्स में। ध्यान रखना बेटा, मैं बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूं। आपको सिर्फ 4 उदाहरण याद करने हैं और इस तरीके से याद करने हैं कि वो 4 उदाहरण है पथ फलन। 4 उदाहरण क्या है? पथ फलन। और उनको छोड़कर बाकी जो भी है सब अवस्था फलन में आ जाता है, ठीक है, सब अवस्था फलन में आ जाता है। जैसे देखो, अगर मैं उदाहरण की बात करूं, आप लोगों को पथ फलन याद करने 4, कौन कौन से बेटा? एक होता है हीट, क्यू यानी ऊष्मा। एक होता है बेटा जी कार्य यानी वर्क डन। और 2 होती है ऊष्माधारिता, कौन कौन सी बेटा? सीपी तथा सीवी। बस इन 4 को आप याद रखो कि ये हमारे पास पथ फलन है। अगर 4 विकल्प दे रखे होंगे तो पथ फलन यही होंगे, बस इन चारों से अलग कुछ नहीं, इनको छोड़कर सब कुछ, ठीक है। उदाहरण देखो बेटा, उदाहरण, इनको छोड़कर सब कुछ। कैसे? प्रेशर, टेम्परेचर, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी आदि या एंट्रोपी आदि, जो भी कुछ है वो सब हमारे पास अवस्था फलन है। क्या है बेटा? अवस्था फलन है। तो अब मुझे फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को इसके उदाहरण परमानेंट याद हो गए? क्या आप इसके उदाहरण परमानेंट याद कर लोगे? यस और नो? फटाफट बताइए भाई और बहनों। मैंने आपको कहा था कि पूरा लेक्चर ऐसा होगा जिसमें आपको लगेगा कि इससे आसान तो कोई चैप्टर है ही नहीं, ठीक है। डन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन। अब देखो बेटा एक और चीज, कुछ छोटी छोटी बातें। अभी चल ही रहा है इसके बारे में, दूसरा अंतर भी देखो क्या है। अभी ये हमने परिभाषा एक अंतर ही थी और अभी दूसरा अंतर देखो बेटा क्या है। हम कहेंगे अवस्था फलनों के, अवस्था फलनों के चक्रीय समाकलन, चमकरेख समाकलन का मान शून्य होता है। यानी कोई भी आपके पास स्टेट फंक्शन है, आप उसका समाकलन करोगे वो भी चक्रीय, ठीक है, यानी पूरे के पूरे चक्रीय प्रक्रम का समाकलन करोगे तो उसका मान शून्य आएगा। अभी आपको लग रहा होगा है कैसे सर, पता नहीं लग रहा हमें, है बेटा सुन ले। बहुत सारे प्रक्रम आपने देखा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, जब आप फिजिक्स भी पढ़ते होंगे तो फिजिक्स में आप लोगों ने कभी ऐसे ऐसे ग्राफ देखे होंगे आपने, है ना। जैसे पी और वी के बीच में कोई ग्राफ आया, ऐसे ग्राफ आया हुआ है, एक ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, या फिर आपने कोई ऐसा प्रक्रम पढ़ा हुआ है,
ऐसे वाला, ए से बी, बी से सी और सी से फिर ए। या फिर आपने बेटा जी कोई ऐसा प्रक्रम पढ़ा हुआ है पी और वी के बीच, ऐसा ग्राफ आया हुआ है, ठीक है, जहां पर वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, उन प्रक्रमों को हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। हालांकि कल लिखवा भी दूंगा। कोई आप लोगों से जब आप फिजिक्स में पढ़ा करते थे उष्मागति की, क्योंकि ये चैप्टर उष्मागति की फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी है, तो वहां पर कहा जाता था कि वक्र के भीतर का जो क्षेत्रफल है वह कार्य के बराबर होता है, और भाई उसका जो अपोजिट है, मतलब उसका जो अगर हम चिन्ह चेंज कर देते हैं तो वह उस प्रक्रम में प्रयोग होने वाली उष्मा के बराबर हुआ करता था। ये हम फिजिक्स के अंदर पढ़े, हमने बहुत सारे ग्राफ पढ़े हैं। ये हम कार्य और हीट के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि कार्य भी पथफलन है और बेटा जी हीट यानी उष्मा भी पथफलन है। पर कोई आप लोगों से पूछे कि इस ग्राफ के लिए ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए के लिए कुल मतलब टोटल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, टोटल एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होगा, टोटल एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होगा, टोटल दाब में परिवर्तन कितना होगा, टोटल तापमान में परिवर्तन कितना होगा, टोटल आयतन में परिवर्तन कितना होगा, टोटल एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होगा, भाई और बहनों टोटल आंतरिक ऊर्जा में मतलब सबका मान 0 रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए, क्या आप लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आई, ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई कि जब क्वेश्चन हम करेंगे तो इनका सबका मान 0 हो जाएगा? क्लियर हुई ये बात? यस और नो? यस और नो? समझ में आई बेटा ये बात? देखिए बेटा, देखिए 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 देखिए, डायग्राम बना लो समझने के लिए, उसमें क्या है। अब देखो भाई आगे कहानी, इसका फलनों के चक्रीय समाकलन का मान शून्य नहीं होता। तो अगर कोई हमारे पास पाथ फंक्शन होगा और आप उसका समाकलन करोगे, अगर समाकलन पे 0 का साइन लगा देते ना ऐसे बेटा, समाकलन पे ऐसे कर देते तो चक्रीय बन जाता है ये, तो उसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। बस ये बात लिख लो। तो यहां पर मैंने आज आपको बहुत ज्ञान दे दिया है थर्मोडायनेमिक्स के परिचय का। परिचय अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, ठीक है, परिचय अभी अगली क्लास में भी चलेगा कुछ ना कुछ। और मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि अगर आपको परिचय है ना, अगर आपको परिचय समझ में आ गया तो मैं गारंटी देके कहता हूं कि 100 में से 95 न्यूमेरिकल आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगली क्लास में। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और पता भी नहीं चला कि कब हमारा ये 4th चैप्टर चालू हो गया है, ठीक है। मेरे को लगता है कि हम आधे पड़ाव तक तो आ ही गए। इसके बाद बचेगा आपका साम्यावस्था, और ठोस अवस्था तो कट गया। साम्यावस्था के बाद कौन चैप्टर बच रहा है भाई? विद्युत रसायन, उष्मा एक है उस बलगति की यानी केमिकल काइनेटिक्स, और थोड़ा बहुत शायद सरफेस वाला पार्ट भी है। इसलिए चिल मारिए, मौज करिए, पता भी नहीं चलेगा कि पढ़ाई में जब इंटरेस्ट आने लगता है, पढ़ाई जब समझ में आने लगती है, तो इतने ज्यादा चैप्टर हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब ये चैप्टर खत्म हो गए, क्योंकि वो हमारे अंदर बस जाते हैं। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।